नमस्कार बच्चों, पुष्पा एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और क्लास को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, मैंने आपको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में हमारा जो क्लास है वो चल रही थी हमारी, और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत हमने 3 पहलुओं के बारे में बात की थी। 3 पहलुओं के अंतर्गत मैं आपको एक पहलू को कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और वो तीनों पहलू कौन कौन से थे तो उनको हम देख लेते हैं। पहली जो थी वो था स्थलाकृति या आकारात्मक संरचना। नेक्स्ट थी गत्यात्मक संरचनात्मक संरचना, और तीसरी जो थी अपना वो मनोलिंगिक विकास थी। इसके अंतर्गत हम स्थलाकृति के ऊपर बात कर चुके हैं। यानी स्थलाकृति को जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने मन के 3 दशाएं बताई। कौन कौन सी दशाएं बताई? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। ठीक है, चेतन मन हमारा जो होता है वो 1/10 भाग होता है, और अचेतन मन जो होता है वो 9/10 भाग होता है। और चेतन व अचेतन मन की बीच की दशा को हम अर्धचेतन या अवचेतन मन कहते हैं। देखिए बच्चों, हमारे जो चेतन मन है उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए, उसको ठंडा रखना चाहिए, उसको रिलैक्स रखना चाहिए, क्योंकि जितना हम चेतन मन को यानी हमारे कॉन्शियस माइंड को हम शांत रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, उतना ही हम ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, और अवचेतन मन में यानी चेतन मन में जितना भी आपने ग्रहण किया वो सारा आपने कहाँ सेव किया? आपके अचेतन मन के अंतर्गत यानी अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के वो फाइलें सारी आपकी सेव हो गई। और अर्धचेतन मन है वो इन दोनों के बीच की दशा है। यानी कि अगर आपने चेतन मन से ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा है, नहीं किसी चीज को देखा है, उस पर नहीं फोकस किया है, तो वो अर्धचेतन मन यानी कभी कुछ आपको आधा याद आ जाता है और आधी चीजें आपको याद नहीं आ पाती हैं। तो हमने स्थलाकृति के बारे में हम बात कर चुके थे, और इसमें जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने मन की 3 दशाओं के बारे में बात की थी। एक चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो किस पर बात करने वाले हैं? तो गत्यात्मक या संरचनात्मक संरचना के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, गत्यात्मक संरचना। ठीक है, गत्यात्मक संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। इसमें उन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए कि कौन कौन से व्यक्तित्व होता है, किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है। तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है। तो पहली क्या है? इड। इड को हिंदी में हम क्या कहते हैं? इदम। इदम जो जन्मजात होता है, यानी कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं कि वो जो जन्मजात होती हैं। आपने कभी किसी अपराधियों को देखा है? जो अपराधी वर्ग होता है उनको जब पुलिस वाले पकड़ लाते हैं तो अपने मुंह को छिपाए हुए बैठे रहते हैं। ठीक है, कपड़ा डाल लेते हैं, कुछ भी होता है तो वो पहले उनकी वही चीज क्या होती है? वो उनका इड होता है, यानी इड होता है, इदम होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज कहाँ आई? वो इदम के अंतर्गत आई। यानी जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति आपने अगर कभी देखे हो, और हम अक्सर टीवी वगैरह पे देखते रहते हैं कि वो अपने मुंह को कपड़े से ढक लेते हैं, पहले अपराध कर लेते हैं, और ये क्या होता है? ये जन्मजात होता है। समझ रहे हैं? तो और इसको हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि जो अपराध प्रवृत्ति कब करेगा? क्योंकि उस व्यक्ति को बहुत सारी सुख की ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं, और इस वजह से अपन इस सिद्धांत को क्या कह सकते हैं? इस सिद्धांत को अपन सुखवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। और ये क्या है? ये इद जो है, ये इदम जो है, ये जन्मजात होता है। समझिए, ये जो इद है वो जन्मजात होता है। समझ रहे? वो क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो इसलिए आप अच्छे से ध्यान पूर्वक इन चीज़ों को जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो अच्छे से समझने का प्रयास करें। जो इद है ये जन्मजात होता है, सुखवादी सिद्धांत होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सुख की बात करी जाती है। ये जैविक पक्ष है यानी जन्मजात है, और इसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं ना, वो सारी इच्छाएं इसमें दबी रहती हैं,
और ये अचेतन मन से संबंध रखता है, यानी जितनी भी हमारी इच्छाएं जो बाहर निकल के आती हैं, सेव आपने कर ली हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति की जो सारी इच्छाएं हैं उनको पूरी करने के लिए हमें ये जो इदम है ये कोई ना कोई ऐसा कार्य करवा देता है जिस वजह से हम अपराधी प्रवृत्ति व्यक्ति बन जाता है। अनैतिक व अपराध कार्य इसमें कर देता है और ये कुछ भी कोई किसी भी तरह की सोच विचार की प्रक्रिया नहीं अपनाता और ये पशु प्रवृत्ति इसमें आ जाती है। आपने बहुत सारे आजकल हमारे जो बहुत सारे ऐसी अपराध प्रवृत्तियां होने लग गई हैं कि किसी भी तरह का कोई भी वो यही नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो इतनी गंदी घिनौनी हरकतें वो ये व्यक्ति कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पशु प्रवृत्ति कहते हैं। काम प्रवृत्ति में युक्त होता है और इसमें व्यक्ति जो है वो कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब इच्छाओं का भंडार होगा, सुखवादी होगा, तो कहाँ होगा, समायोजन थोड़ी कर पाएगा ऐसा व्यक्ति। तो ये जो इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, डेविल इन ए पर्सन, यानी मनुष्य के अंदर एक दानव, यानी मनुष्य तो उसने ले लिया है, रूप तो मनुष्य का ले लिया है, लेकिन क्या है, मनुष्य के अंदर एक दानव है, एक राक्षस है। तो इसको क्या करेंगे, डेविल इन पर्सन। यानी ये क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के अंदर दानव कौन सी अवस्था है, तो ये इद है, इदम है, और इदम जन्मजात होता है, जैविक पक्ष है, इच्छाओं का भंडार ग्रह है, अचेतन मन से संबंध रखता है, पशु प्रवृत्ति है और कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार भी है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईगो। ईगो यानी ईगो को हिंदी में कहेंगे अहम, और ये 1 या 2 वर्ष तक, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ये वर्तमान में रहने वाली अवस्था है, ये यथार्थ में रहने वाली अवस्था है, और ये किससे संबंध रखती है, ये हमारे चेतन मन से संबंध रखती है। समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये ईगो है, अहम है, और ये समायोजन के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें वर्तमान से व्यक्ति वर्तमान के अंतर्गत रहता है, और इस सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं, इस सिद्धांत को हम वास्तविकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इस सिद्धांत को वास्तविकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। और ये मनोवैज्ञानिक पक्ष है, चेतन मन से इसका संबंध होता है। समझ रहे हैं। देखिए, ईद का संबंध अचेतन मन से, और अहम का यानी ईगो का संबंध चेतन मन से। ये व्यक्तित्व का कार्यपालक है, यानी व्यक्तित्व को संचालन करने का कार्य ये करता है। ठीक है। ईद और सुपर ईगो, इसको अब जब हम सुपर ईगो समझ लेंगे तब मैं आपको इसको समझा दूंगी। ये मैन इन ए मैन, यानी मनुष्य के अंदर मनुष्य। समझ रहे हैं। मनुष्य के अंदर मनुष्य, यानी ये मनुष्य में ही मनुष्य है, यानी किसी भी तरह का कोई गलत कार्य नहीं करता है। ये चेतन मन से संबंधित है, समायोजन की इसमें अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या बातें करता है, देखिए। सुपर ईगो आदर्शवादी बातें करता है। ये कार्य होना चाहिए, ये वर्क होना चाहिए, इसको प्रणाम करना चाहिए, उससे वो ये कार्य, नैतिकता की बातें करता रहता है। तो आदर्शवादी सिद्धांत में व्यक्ति कैसी बातें करेगा, कुछ ये काम नहीं, ये काम होगा, ये वर्क नहीं, ये वर्क होगा, प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, हमें आध्यात्मिक बातें करने स्टार्ट कर देता है व्यक्ति। तो और आध्यात्मिक में भी कोई नॉर्मल बातें नहीं करता, वो बहुत ऊंचे लेवल की बातें करता है। तो इस सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इस सिद्धांत को हम कह सकते हैं आदर्शवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं, आदर्शवादी सिद्धांत। और ये सामाजिक पक्ष से संबंधित रहता है। इसमें आध्यात्मिकता की ओर रुझान होता है व्यक्ति का, नैतिक व आदर्शवादी बातें करता है बढ़ा चढ़ा करके कि ईश्वर एक है, ईश्वर को मानना चाहिए, ईश्वर हमें मिल जाएगा, ईश्वर की पूजा करो। और पूजा तो करनी चाहिए ईश्वर की, लेकिन अब हम लोग, जो आप लोग हैं, अभी पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या दिन रात आप ईश्वर की पूजा करते रहें। अगरबत्ती जलाइए, हाथ जोड़िए और
फटाफट से अपने आगे वर्क में लग जाइए। अगर दिन रात हम ईश्वर की पूजा करते रहेंगे तो कोई ऐसा है क्या, वो कोई ऐसा ईश्वर है जो आपको अच्छे नंबर से पास करवा सकता है, मेरिट लिस्ट में ला सकता है? तो इतनी भी पूजा पाठ किस काम की जो हमें अपने लक्ष्य से अलग कर दे। पूजा पाठ करो लेकिन ईगो की तरह, अहम की तरह, वास्तविकता में रहना सीखो, ठीक है? तो सुपर ईगो क्या करता है? ओवर करने की बातें करता है, ठीक है? तो ये आदर्श की अधिकता होती है, और इस जब आदर्शों की अधिकता होती है, देखिए बच्चों, जिस घर के अंदर बहुत सारी नियम कानून होते हैं, यहाँ नहीं जाओगे, शाम को घर आना है, जल्दी आना है, 10 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठना है, कोई नहीं सोएगा, दिन में कोई नहीं सोएगा, किसी से बात नहीं करनी, किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी, किसी के यहाँ जाना नहीं है। तो ये सारी कितनी आदर्शवादी बड़ी बड़ी बातें हैं, और ऐसी बातों से करने से क्या होगा? कुसमायोजन पैदा होता है, और कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें क्या हुआ? आदर्शवादी सिद्धांत, सामाजिक पक्ष, आध्यात्मिकता की ओर रुझान होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो नैतिक व आदर्शवादी बातें करता है। अवास्तविकता से संबंधित होती है ये स्थिति। कौन सा? सुपर ईगो। और आदर्शों की अधिकता और कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है। अब देखिए, तो जो बीच की अवस्था कौन सी है? देखिए, इद और सुपर ईगो में, इद और सुपर ईगो में बीज का संतुलन कौन करता है? ये ईगो करता है, ठीक है? इड तथा सुपर ईगो के बीच का संतुलन का कार्य कौन करता है? ईगो करता है। कुछ बातें और देख लेते हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इद से अहम की उत्पत्ति तथा अहम से पराअहम की उत्पत्ति होती है। देखिए बच्चों, हर एक व्यक्ति के अंतर्गत ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति अपनी जो सुखवादी जो चीज़ें हैं उनको अचेतन मन में भेज देते हैं, और कुछ व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही वास्तविकता यानी ईगो का प्रदर्शन करते हैं, वास्तविकता में जीना पसंद करते हैं, और जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो सुपर ईगो में प्रदर्शित करते हैं। तो आपने इन तीनों तरह के व्यक्तियों को आपने देखा होगा। तो ये जो तीनों तरह के व्यक्ति जो है वो एक ही व्यक्ति में समय समय पर पाए जाते हैं। कभी व्यक्ति इदम का प्रयोग करता है, कभी अहम का, और कभी सुपर ईगो का प्रयोग करता है, यानी कि वो इन चीज़ों को अपनाता है या प्रदर्शित भी करता है। तो देखते हैं, ईदम से अहम की उत्पत्ति तथा अहम से पराअहम की उत्पत्ति होती है। ईदम व पराअहम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आपको दिख ही रहा है आराम से, मैंने बोला कि ईद जो है वो सुखवादी सिद्धांत है, और जो सुपर ईगो है वो आदर्शवादी सिद्धांत है, यानी आदर्शों की बातें करता है। और ईदम तो सुखवादी है, ये तो मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मैं तो ये वर्क करना ही करना है, मुझे तो काम करूँगा ही करूँगा। और सुपर ईगो क्या करता है? सुपर ईगो आदर्शवादी बातें करता है कि ईश्वर है, ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। तो भाई अपन कुछ वर्क भी तो है, कोई कार्य भी तो है, कर्म भी तो कोई चीज़ है। तो ये सुपर ईगो की बातें, सुपर ईगो आदर्शवादी बातें करता है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में कभी ईदम, कभी अहम, तो कभी परा अहम का प्रदर्शन जरूर करता है, कार्य काम करता है। देखिए, सुखवादी जो सिद्धांत है उनको अब अच्छे से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एक लड़का है, समझने की बात है। तो क्या हुआ? उसने एक लड़की को देखा, मन किया छेड़ू, नहीं। दूसरा मन बोलता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो सुपर ईगो जो बोल रहा है, फिर एक तीसरा मन कह रहा है नहीं, ये गलत काम है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो जो छेड़ने वाली बात आई वो कहाँ आई? सुखवादी सिद्धांत में। और जो अहम वाली बात यानी ईगो वाली बात कही, नहीं मैं ये कार्य नहीं कर सकता। सुपर ईगो, नहीं ये मेरे संस्कार के अंतर्गत नहीं है और ये कार्य मैं नहीं करूँगा। तो ये कहाँ पे आई? ये सुपर ईगो के अंतर्गत आई, ठीक है? तो ये तीनों ही एक ही व्यक्ति ने तो प्रदर्शित की सारी चीज़ें। तो इद, अहम और सुपर ईगो जो है यानी परा अहम जो है, ये एक ही व्यक्ति के अंतर्गत समय समय पर प्रदर्शित होते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई। एक एग्जाम्पल और देते हैं कि
एक जो व्यक्ति है, कहते हैं ना कि लड़का बड़ा हुआ है, अब उसकी शादी कर दो तो वो सुधर जाएगा, तो ये ईगो के अंतर्गत आता है, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, आध्यात्मिक वाली अवस्था कहाँ आई, सुपर ईगो में। वास्तविकता वाली स्थिति कहाँ आई, ईगो में। और सुखवादी सिद्धांत कहाँ पे आया, ईद के अंतर्गत आया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखें। कल हम कुछ सिगमंड फ्राइड ने कुछ बातों के बारे में बताया है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे नार्सिज्म है, ठीक है, ओटिज्म है, लिबर्डो है, इलेक्ट्रा है ना, शेषव कामुकता है। ये क्या चीज़ है, इनके बारे में हम बात करेंगे। जीवन मूल प्रवृत्ति क्या है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हमारा आएगा मनोलैंगिक सिद्धांत, और इसकी अवस्थाओं को जो सिगमंड फ्राइड ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो में 1 घंटे में आपको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत करवा दूंगी बच्चों, लेकिन वो 1 घंटे का जो वीडियो है, वो क्लास है, वो आपके लिए बहुत लंबी हो जाएगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो हमारी जो क्लास है वो 2 या 3 वीडियोस में, क्लासेस में हमारी ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि सिगमंड फ्राइड ने मन जो व्यक्तित्व है उसको 3 प्रकार में बांटा है। ईद है, ठीक है, ईद को ईदम बोलते हैं, ये जन्मजात होता है। ईगो है, अहम, और ये वास्तविकता की स्थिति में होता है। सुपर ईगो, पराअहम, ये आदर्शवादी सिद्धांतों की बातें करता है। और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जिसके अंतर्गत ईदम अहम की उत्पत्ति होती है, अहम से पराअहम की उत्पत्ति होती है। ईदम और पराअहम जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और हर एक व्यक्ति के अंतर्गत समय समय पर हर एक व्यक्ति इन तीनों व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है। तो बच्चों, ये क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें, और अपने मित्र गणों तक इसको पहुँचाएं बच्चों, जिससे कि बच्चों को बहुत ही सहायता प्रदान हो ये वीडियो जो हमारी क्लासें हैं। और बच्चों, ये देखिए, ये वीडियोस इतने अच्छे से मैं आपको बना के सामने आपको प्रदर्शित कर रही हूँ, तो आप भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने फ्रेंड्स तक इन क्लासेस को शेयर करें। ठीक है बच्चों, नमस्कार।